नमस्कार। देखिए, आज के इस वीडियो में हम पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सभी तरह के एग्जामों के लिए। इससे जो है एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि पृथ्वी पर दिन और रात कैसे होता है, या फिर पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन कैसे होता है। इन तमाम तरह की चीज़ों को हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पृथ्वी जो है दो तरह से गति करती है। कितने तरह से गति करती है? तो दो तरह से। एक है घूर्णन या फिर दैनिक गति, और दूसरा है परिक्रमण अथवा वार्षिक गति। तब आइए हम दोनों को एक एक करके समझते हैं। तो घूर्णन या फिर दैनिक गति जो है, ये पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में हमेशा घूमती रहती है। उसी को हम लोग दैनिक गति के नाम से जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है। तो पश्चिम से पूर्व दिशा में। कई बार ये पूछा जा चुका है कि पश्चिम से पूर्व दिशा में जो है पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती रहती है हमेशा। उसी को हम लोग दैनिक गति या फिर परिभ्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी जहाँ पर है वहीं उसी स्थान पर वो जो है घूमती रहती है, जिसको कहा जाता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। और किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, जिसको हम लोग घूर्णन गति या फिर दैनिक गति के नाम से जानते हैं। ठीक है। दैनिक गति इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि अपने अक्ष पर पृथ्वी के घूमने के कारण ही दिन और रात होता है, दिनचर्या होता है, इसलिए इसको जो है दैनिक गति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और आपको ये पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक घूर्णन पूरा करती है। कितने घंटे में? 24 घंटे में। इसीलिए तो दिन और रात होता है इसके घूर्णन से, इसलिए इसको हम लोग दैनिक गति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। देखिए, पृथ्वी का आकार जो है वह गोलाकार है, और गोलाकार होने के चलते पृथ्वी की घूर्णन गति जो है हर जगह सेम नहीं है। जैसे में भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन की गति जो है वह 0.46 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन की गति कितनी होती है? तो 0.46 किलोमीटर पर सेकेंड। अब आप समझिए कि भूमध्य रेखा क्या है। देखिए, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं कि पृथ्वी पर जो है तीन तरह की मुख्य रूप से काल्पनिक रेखाओं को खींचा गया है। पृथ्वी के बीचों बीच जो है आपको मिलेगा भूमध्य रेखा, या फिर इसी को हम लोग विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है। जस्ट इसके ऊपर जो है कर्क रेखा है, और भूमध्य रेखा के नीचे जो है मकर रेखा है। ठीक है। कर्क रेखा वाले क्षेत्र को जो है उत्तरी ध्रुव या फिर उत्तरी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है, और मकर रेखा वाले क्षेत्रों को दक्षिणी ध्रुव या फिर दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो पृथ्वी जब घूर्णन करती है तो पृथ्वी का जो भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र है वहां पर घूर्णन की गति 0.46 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। लेकिन अगर ध्रुवों पर इसकी गति की बात करें तो पृथ्वी के ध्रुव पर घूर्णन की गति जो है शून्य हो जाती है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि पृथ्वी के किस हिस्से पर या फिर किस क्षेत्र पर घूर्णन की गति शून्य होती है? तो ध्रुवों पर होती है। अब आप समझिए कि ध्रुव क्या होता है। तो देखिए, पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बीचों बीच वाला जो क्षेत्र है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं ये वाला, इसको हम लोग ध्रुव के नाम से जानते हैं। ठीक है। और ये उत्तर में है पृथ्वी के, इसलिए इस ध्रुव को कहा जाता है उत्तरी ध्रुव। ठीक है। ठीक उसी प्रकार मकर रेखा के जो नीचे वाला क्षेत्र है उसको हम लोग दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध के बीचों बीच का जो क्षेत्र है तो उसको जो है दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। यानी पृथ्वी पर दो ध्रुव है, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव, और इन दोनों ध्रुवों पर घूर्णन की गति जो है पृथ्वी की वह शून्य होती है। अब क्यों शून्य होती है? तो देखिए, पृथ्वी जो है बहुत बड़ी है, और इस पृथ्वी की अपेक्षा देखा जाए तो ध्रुव वाला क्षेत्र जो है बहुत छोटा है। इस वजह से वहाँ पर गति महसूस नहीं होता है, और गति जो है ध्रुवों पर शून्य हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि पृथ्वी की घूर्णन की गति जो है वह ध्रुवों पर शून्य होती है, और ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। एक पॉइंट आपको ये भी ध्यान रखिएगा कि जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो घूर्णन की गति जो है धीमा होती जाएगी। क्या हो जाएगी? धीमा। तभी तो ऊपर जाते हैं जैसे जैसे, तो धीमा होते होते ध्रुवों पर जाते ही पूरा गति जो है शून्य हो जाता है। ठीक उसी प्रकार भूमध्य रेखा से अगर हम नीचे आएंगे तो उसी प्रकार घूर्णन की गति शून्य होगी। जैसे जैसे नीचे आएंगे तो हमको दक्षिणी ध्रुव मिलेगा, दक्षिणी ध्रुव पर यहाँ पर गति क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। ठीक है।
अब हम समझते हैं कि पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण कौन कौन सी घटनाएं उत्पन्न होती है। तो देखिए, पहला है कि दिन और रात होता है। पृथ्वी पर जो है दिन और रात किसके कारण होता है, तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही होता है और अक्षीय झुकाव के कारण होता है। ठीक है। उसके बाद है कि हवाओं और समुद्री धाराओं में विक्षेपण। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, बहने वाली हवाएं या फिर जो पवनें होती है या फिर समुद्री धाराएं, वो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में जब आती है तो दाईं ओर मुड़ जाती है, और जब दक्षिणी गोलार्ध में जाती है तो बाईं ओर मुड़ जाती है। जो भी पृथ्वी पर हवाएं उत्पन्न होती है या फिर समुद्री धाराएं उत्पन्न होती है, तो वह जो है उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है, और इसी को तो फेरल का नियम कहा जाता है। ठीक है। तो यह जो है स्थिति या फिर यह परिवर्तन जो है, विक्षेपण, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण होता है। पृथ्वी जब घूमती है तब जाके ये होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए, ज्वार भाटा की स्थिति में परिवर्तन। जो ज्वार भाटा आता है उसकी स्थिति में परिवर्तन पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही होता है। तो ये सभी जो है एग्जाम में पूछा जाता है, इन सभी को आपको ध्यान में रखना है कि पूछेगा कि ध्रुवों का चपटाकार स्वरूप किसके कारण होता है, तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण होता है। और भूमध्य रेखा का उभार, ये जो है पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण संभव होता है। ठीक है। अब आइए हम समझते हैं पृथ्वी की दूसरी गति, परिक्रमण अथवा वार्षिक गति। देखिए, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 365.25 दिन का समय लगता है। हालांकि 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में, उसी को हम लोग परिक्रमण या फिर वार्षिक गति कहते हैं। वार्षिक गति इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी जब सूर्य का एक चक्कर मार लेती है तो कहा जाता है कि उसको जो है 1 वर्ष लगा, इसलिए हम उसको वार्षिक गति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अंडाकार पथ पर घूमती है। अंडाकार का मतलब जियोड पथ पर। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर किस तरह के पथ पर घूम रही है, तो अंडाकार पथ पर। यह अंडा की तरह है, इसलिए इसको अंडाकार पथ कहा जाता है। देखिए, अंडाकार पथ जो है हर जगह समान नहीं होता है। कहीं पर दूर, कहीं पर नज़दीक होता है। कहीं सूर्य से दूर है तो कहीं सूर्य से नज़दीक है, और इसी पथ पर पृथ्वी घूमती है। इसलिए पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी जो है कभी घटती है तो कभी बढ़ती है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। तो घटने और बढ़ने के कारण जो है उसको उपसौर या फिर अपसौर के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है, अपसौर या फिर उपसौर। आइए हम दोनों को समझते हैं। देखिए, उपसौर क्या होता है, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है पेरीहेलियन। देखिए, पृथ्वी जो है जब सूर्य के अत्यधिक नज़दीक होती है तो उसको जो है उपसौर के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि ये पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे नज़दीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं उपसौर। और यह कब होता है, तो 3 जनवरी को। ऐसी स्थिति जो है 3 जनवरी को देखने को मिलता है कि पृथ्वी और सूर्य इन दोनों के बीच की दूरी जो है कम हो जाती है। यानी पृथ्वी जब सूर्य के अत्यधिक नज़दीक होती है तो उसको हम उपसौर के नाम से जानते हैं, और यह 3 जनवरी को होता है। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अपसौर। इसको अंग्रेजी में कहते हैं अफेलियन। देखिए, पृथ्वी जब सूर्य से अत्यधिक दूर होती है तो उसको जो है अपसौर कहते हैं। सबसे दूर है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि 4 जुलाई को ऐसी स्थिति देखने को मिलता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो है अधिक होती है, यानी पृथ्वी सूर्य से अत्यधिक दूर पर होता है, तो उस स्थिति को अपसौर के नाम से जाना जाता है। और ये कब होता है, तो 4 जुलाई को। तो दोनों पॉइंट जो है आपको ध्यान में रखना है, इससे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अब आइए हम समझते हैं पृथ्वी का अक्षीय झुकाव। देखिए, हमें लगता है कि पृथ्वी की स्थिति जो है कुछ इस प्रकार है कि ऊपर नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि देखिए, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। और कितना झुकी है, तो 23.5 डिग्री। अब पृथ्वी जो है गोलाकार है, और गोलाकार होने के चलते जब झुकी हुई है तो इमेज में हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि कैसे झुकी है। इस वजह से जो है इमेज कुछ इस प्रकार बनाया जाता है, जैसे आप इस बगल में देख रहे हैं कि ये जो है जैसे डॉट डॉट लाइन है, और इसको जो है इस प्रकार बनाया जाता है कि नॉर्थ पोल इधर है और साउथ पोल इधर है। अब यहाँ पर जो कोण बना, ये 23.5 डिग्री जो है झुकी हुई है। अब हमको जो है स्पष्ट दिखाई देगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर ऐसे झुकी हुई है, क्योंकि इसमें जो है नॉर्थ पोल सीधे था और साउथ पोल उसके जस्ट नीचे सीधे था, और इसमें जो है थोड़ा टेढ़ा हो गया, नॉर्थ पोल इधर हो गया और साउथ पोल इधर हो गया। अब आपको
आपको लगेगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। तो इमेज के माध्यम से हम इस तरह से समझते हैं, तब हमको समझ में आता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, देखिए पृथ्वी के अक्षीय झुकाव के कारण जो है पृथ्वी पर दिन रात जो है छोटे बड़े होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी पर दिन और रात छोटे बड़े कहीं पर क्यों होते हैं, तो पृथ्वी के अक्षीय झुकाव के कारण होते हैं। लेकिन विषुवत रेखा की बात करें तो विषुवत रेखा पर दिन रात की अवधि हमेशा बराबर होती है। यह भी इम्पोर्टेंट है कि पृथ्वी का अभी आप पढ़ें विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा, जहाँ पर जो है दिन रात की अवधि हमेशा बराबर होती है। क्या होती है? बराबर। जितना समय का दिन होगा उतना ही समय का रात होगा। कहाँ पर? तो विषुवत रेखा पर। और इन दोनों स्थिति को हम आगे समझेंगे इसको बढ़िया तरीका से। ठीक है, आपको यह भी पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण पृथ्वी के आधे हिस्से में दिन और आधे हिस्से में रात होता है। तो ये बात जो है सिंपल है समझना इसको। जैसे समझिए कि ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है और अपने अक्ष पर भी घूमती है। तो जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो पृथ्वी का कभी ना कभी आधा हिस्सा जो है वो सूर्य के तरफ रहेगा हमेशा। जो आधा हिस्सा है, एक जो आधा हिस्सा है वो सूर्य के तरफ रहेगा। तो जो पृथ्वी का आधा हिस्सा सूर्य के तरफ रहेगा उस आधे हिस्से में क्या होगा? दिन। दिन यानी वहाँ पर होगी गर्मी। ठीक है, और जस्ट उसके बाद वाला जो हिस्सा है उधर क्या हो जाएगा? रात, क्योंकि वहाँ पर तो प्रकाश पहुँच नहीं रहा है सूर्य का प्रकाश। तो इसीलिए कहा जाता है कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती है। इस वजह से पृथ्वी के आधे हिस्से में दिन और आधे हिस्से में रात होता है, क्योंकि पृथ्वी का जो आधा हिस्सा सूर्य के तरफ रहेगा वहाँ पर दिन होगा और उसके बाद वाला जो हिस्सा है वहाँ पर क्या हो जाएगा? रात, क्योंकि वहाँ पर प्रकाश जो है नहीं पहुँच रहा है। ठीक है, तो ये घूर्णन के कारण होता है। अपने अक्ष पर यह घूमती है, इस वजह से आधे हिस्से में दिन और आधे हिस्से में रात होता है। आपको यह भी समझना जरूरी है कि पृथ्वी अगर घूमना बंद कर दे तो क्या होगा। तो देखिए सिंपल सा लॉजिक है कि पृथ्वी अगर घूमना बंद कर दे तो एक हिस्सा में हमेशा दिन रहेगा और एक हिस्सा में हमेशा रात रहेगा, क्योंकि पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य के तरफ है वहाँ पर तो दिन रहेगा और उसके बाद वाला हिस्सा में रात रहेगा। और उस पर भी पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो हमेशा जो है आधा हिस्सा सूर्य के तरफ ही रह जाएगा जो है, और उसके बाद वाला हिस्सा सूर्य के अपोजिट रह जाएगा, यानी सूर्य के पीछे रह जाएगा। इस वजह से उधर हमेशा रात रहेगा और जो हिस्सा सूर्य के तरफ है उधर हमेशा क्या रहेगा? दिन रहेगा। तो ये सिंपल है। जैसे देखिए कि पृथ्वी का जो ध्रुव वाला क्षेत्र है वहां पर 6 महीना दिन होता है और 6 महीना रात होता है। ध्रुव आप जाने हैं कि ध्रुव का कौन सा है? तो ध्रुव वाला जो पृथ्वी का क्षेत्र है वहां पर 6 महीना दिन होता है और 6 महीना रात होता है। इसको हम आगे समझेंगे कि ऐसी कैसे होता है। अब आइए हम समझते हैं कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन कैसे होता है, और इसी में आपका जो है सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का कारण परिक्रमण एवं पृथ्वी का अक्षीय झुकाव है। देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, इस वजह से पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। और उसके परिक्रमण, पृथ्वी के परिक्रमण यानी पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ घूमती है, इसके कारण भी ऋतु परिवर्तन होता है। तो ये दो कारण है जिससे पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है, यानी सर्दी गर्मी आता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इससे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। देखिए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और आपको पता है कि पृथ्वी जो है 12 महीने में सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है। उसी को एक साल यानी 365 दिन में एक चक्कर पूरा करती है। तो पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन को जानने के लिए पृथ्वी के 4 स्थिति का आकलन किया जाता है। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं कि पृथ्वी के 4 स्थिति का आकलन किया गया है और यह जो है 3-3 महीना के अंतराल पर होता है। ठीक है, जैसे इस इमेज में आप समझ सकते हैं कि बीच में क्या है? सूर्य है और पृथ्वी जो है इसके चारों तरफ घूम रही है। तो ये जो है दिसंबर का स्थिति है पृथ्वी का। दिसंबर के 3 महीना बाद जनवरी, फरवरी, फिर मार्च में ये स्थिति है। मार्च के 3 महीना बाद देखिए अप्रैल, मई, उसके बाद ये जून का स्थिति है। उसी प्रकार जुलाई, अगस्त और ये सितंबर। तो ये पृथ्वी की 4 स्थिति का आकलन किया जाता है ऋतु परिवर्तन को समझने के कि पृथ्वी पर सर्दी और गर्मी कैसे पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें समझिए आप पहले। देखिए जब पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका रहता है तो सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में सीधे पड़ती है। जाहिर सी बात है कि पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य की तरफ होगा उस हिस्से में गर्मी होगी। जैसे मैं
मान लीजिए कि पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध जो है सूर्य की तरफ है, तो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में क्या पड़ेगा, सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेगी, जिस वजह से उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे कि ग्रीष्म ऋतु आ गया। और जस्ट जो दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध पर तो सूर्य की किरणें नहीं पड़ेगी, वहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ेगी भी तो थोड़ा बहुत तिरछी पड़ेगी, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, शीत ऋतु है, यानी वहाँ पर ठंडी पड़ रही है। ठीक है, तो जो हिस्सा पृथ्वी का सूर्य के तरफ होता है उधर गर्मी यानी ग्रीष्म ऋतु, और जस्ट उसके बाद वाला जो उसके पीछे वाला हिस्सा हो जाएगा उधर हो जाएगा शीत ऋतु यानी ठंडी पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप ओवरऑल में समझ गए। अब आइए हम एक एक स्थिति को समझते हैं और उसको बढ़िया से पढ़ते हैं। देखिए, दिसंबर के महीना में पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के तरफ होता है। तो जरा अपने से सोचिए कि जब दिसंबर के महीना में पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध जो है सूर्य के तरफ है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं वह दक्षिणी गोलार्ध पर लंबवत पड़ेगी, और दक्षिणी गोलार्ध में कौन है, तो मकर रेखा है। तो इस वजह से कहा जाता है कि दिसंबर के महीना में सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं वो मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। ठीक है, पृथ्वी के मकर रेखा पर क्या पड़ती है, लंबवत पड़ती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस वजह से 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप यदि आपसे प्रश्न पूछे कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 22 दिसंबर को होता है, क्योंकि 22 दिसंबर को सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं वह दक्षिणी गोलार्ध के मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। ठीक है, क्यों पड़ती है, क्योंकि पृथ्वी का जो दक्षिणी गोलार्ध है वह सूर्य की तरफ झुका रहता है, इस वजह से। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में दिसंबर के महीना में ग्रीष्म ऋतु होता है। ग्रीष्म ऋतु का मतलब गर्मी, क्योंकि जो सूर्य की लंबवत किरणें हैं वह दक्षिणी गोलार्ध पर लंबवत पड़ती है दिसंबर के महीना में। ठीक है, वही अगर उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होता है। क्यों शीत ऋतु होता है, क्योंकि पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध का जो हिस्सा है वो सूर्य की तरफ है, तो जो उत्तरी गोलार्ध है वो सूर्य के बाद है, मतलब वो सूर्य की तरफ नहीं है। इस वजह से उत्तरी गोलार्ध में जो है ठंडी पड़ती है, तो हम कह सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में दिसंबर के महीना में शीत ऋतु होता है और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, और ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये याद रखिएगा कि 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। उसके बाद देखिए कि मार्च के महीना में भी पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के तरफ होता है। दिसंबर से पृथ्वी जो है चक्कर लगाती हुई कहाँ पे आ गई, मार्च के महीना में। तो मार्च के महीना में भी जो पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध है वह सूर्य के तरफ होता है, लेकिन इस बार सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं वो भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती है, क्योंकि पृथ्वी जो है थोड़ा बोरा टेढ़ी हो जाती है। इस वजह से सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं वह पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर पड़ता है। देखिए, भूमध्य रेखा जो है उसी को हम लोग विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। तो मार्च के महीना में सूर्य की लंबवत किरणें भूमध्य रेखा पर यानी विषुवत रेखा पर पड़ती है। ठीक है, एक पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि जब भी सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर यानी विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ेगी तो पृथ्वी के आधे हिस्से में दिन और आधे हिस्से में रात होगा, यानी दिन और रात की स्थिति जो है बराबर हो जाएगी। क्यों बराबर होगी, क्योंकि पृथ्वी के बीचों बीच जो है भूमध्य रेखा है यानी विषुवत रेखा है। यह एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है, जो कि पृथ्वी के बीचों बीच है। और जब भी सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर पड़ेगी यानी भूमध्य रेखा पर, तो पृथ्वी के आधे हिस्से में दिन होगा और आधे हिस्से में रात होगा, और उस हिस्से में दिन होगा जो हिस्सा पृथ्वी सूर्य के तरफ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि मार्च के महीना में यानी 21 मार्च को जो सूर्य की लंबवत किरणें हैं वो भूमध्य रेखा पर पड़ती है, क्योंकि पृथ्वी का जो दक्षिणी भाग है यानी दक्षिणी गोलार्ध वो सूर्य के तरफ होता है। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि मार्च के महीना में यानी 21 मार्च को दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है। क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी का जो दक्षिणी गोलार्ध है वो सूर्य के तरफ होता है, इस वजह से गर्मी होता है यानी ग्रीष्म ऋतु होता है दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, और वही उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होता है यानी बसंत ऋतु। क्यों, क्योंकि जो है उत्तरी गोलार्ध जो है सूर्य की तरफ नहीं है, इस वजह से उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होता है। ठीक है,
उसके बाद देखिए कि जून के महीना में पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य के तरफ होता है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि पृथ्वी जो है चक्कर लगाती हुई जून के महीना में जैसे ही आई तो पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है वो सूर्य के तरफ हो गया और दक्षिणी गोलार्ध उसके बाद हो गया। ठीक है, इस वजह से 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें जो है वो सीधे कर्क रेखा पर पड़ती है। अब देखिए कर्क रेखा पर क्यों पड़ती है, क्योंकि उत्तर में ही कर्क रेखा है, यानी उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है जो काल्पनिक रेखा है, और जून के महीना में पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है वो सूर्य के तरफ होता है। इस वजह से सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। ठीक है, इस वजह से 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रश्न पूछेगा कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 21 जून को। अगर वही पूछे कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो आपको मैंने बताया कि 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है वो सूर्य के तरफ होता है, तो सूर्य की जो किरणें हैं वो कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है, यानी उत्तरी गोलार्ध में लंबवत पड़ती है। इस वजह से सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, और हम ये भी कह सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है जून के महीना में। मतलब जून के महीना में उत्तरी गोलार्ध में भयानक गर्मी पड़ता है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है वो सूर्य के तरफ होता है जून में। इस वजह से कह सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है। और जो सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी पड़ती है दक्षिणी गोलार्ध में, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के तरफ नहीं है। इस वजह से जून के महीना में दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु हो जाता है, यानी ठंडी पड़ती है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है आपको ध्यान में रखना है। अब हम समझते हैं सबसे लास्ट स्थिति को। देखिए, सितंबर के महीना में पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है वह सूर्य के तरफ होता है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि जो सितंबर के महीना में पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है वो सूर्य के तरफ है, तो जाहिर सी बात है कि उत्तरी गोलार्ध में सितंबर के महीना में भयानक गर्मी पड़ेगा, यानी उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगा और दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, शीत ऋतु हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि 23 सितंबर को पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है वो सूर्य के तरफ होता है। इस वजह से जो सूर्य की लंबवत किरणें हैं वो भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती है। ठीक है, क्यों भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती है, क्योंकि पृथ्वी जो है थोड़ी टेढ़ी है और जो है पृथ्वी का उत्तरी भाग जो है सूर्य के तरफ झुका है। ठीक है, इस वजह से सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं सितंबर के महीना में भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती है। और आपको ये पता है कि जब भी सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ेगी तो पृथ्वी के आधे हिस्से में दिन और आधे हिस्से में रात होगा, यानी आधे हिस्से में गर्मी पड़ेगी और आधे हिस्से में ठंडी पड़ेगी। ठीक है, तो जो उत्तरी गोलार्ध जो है सूर्य की तरफ झुका है 23 सितंबर को, यानी सितंबर के महीना में, तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु हो जाएगा और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु हो जाएगा। अब आइए हम आगे समझते हैं। देखिए, एक साल में पृथ्वी का 2 बार उत्तरी गोलार्ध एवं 2 बार दक्षिणी गोलार्ध जो है सूर्य के तरफ होता है। कैसे होता है, तो देखिए 22 दिसंबर को पृथ्वी का जो दक्षिणी गोलार्ध है वो सूर्य के तरफ है, और वही अगर देखें तो 21 मार्च को भी पृथ्वी का जो दक्षिणी गोलार्ध है वो सूर्य के तरफ है। तो 2 बार पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के तरफ हो गया एक साल में। वही अगर देखें उत्तरी गोलार्ध की, तो 23 सितंबर को पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है वो सूर्य के तरफ है, और 21 जून को भी पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य के तरफ है। तो वही कहा जाता है कि पृथ्वी का 2 बार उत्तरी गोलार्ध और 2 बार दक्षिणी गोलार्ध जो है सूर्य के तरफ आता है एक साल में। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। देखिए, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की जो किरण है वो भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती है। अभी आप पढ़ें, आपको मैंने बताया कि 21 मार्च को जो पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध है वो सूर्य के तरफ होता है, जिस वजह से सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं वो भूमध्य रेखा पर पड़ती है 21 मार्च को। और वही 23 सितंबर को भी पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है वो सूर्य की तरफ होता है, जिस वजह से सूर्य की लंबवत किरणें जो है भूमध्य रेखा पर पड़ती है। तो आपको ध्यान रखना है कि 21 मार्च और 23 सितंबर ये दोनों डेट ऐसे हैं जिसमें जो है भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, और लंबवत पड़ने के कारण पृथ्वी के आधे हिस्से में दिन और आधे हिस्से में रात होता है, यानी दिन और रात की अवधि बराबर होती है। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि किस किस तारीख को पूरे पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को, क्योंकि सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर उस दिन लंबवत पड़ती है इस वजह से। ठीक है।
देखिए, पृथ्वी का ध्रुव एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर 6 महीना दिन होता है और 6 महीना रात होता है। अब आइए हम इसको समझते हैं कि ध्रुवों पर ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, हम इसको कहीं से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि जून के महीना में पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव है वो सूर्य के तरफ है, यानी उत्तरी गोलार्ध कहाँ है? सूर्य के तरफ है। उत्तरी गोलार्ध में ही क्या है? उत्तरी ध्रुव है। हम पहले ही बता चुके हैं कि ध्रुव कौन सा है। तो जून के महीना में पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है वो सूर्य के तरफ है। इसका मतलब हुआ कि उत्तरी ध्रुव पर जून के महीना में क्या रहेगा? दिन रहेगा। और जो दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पर क्या हो जाएगा? रात हो जाएगा। ठीक है। अब जून के बाद जो है 3 महीना के बाद पृथ्वी आएगी सितंबर में यहाँ पर। ठीक है। 3 महीना के बाद पृथ्वी आएगी सितंबर में यहाँ पर। तो जरा यहाँ पर ध्यान से सोचिए कि जून के महीना में भी पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य के तरफ था और सितंबर में भी पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है वो सूर्य के तरफ ही है। मतलब 3 महीना तक, यहाँ जून से लेकर सितंबर तक जो है पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य के तरफ है। इसका मतलब अभी भी उत्तरी गोलार्ध में, यानी उत्तरी गोलार्ध के उत्तरी ध्रुव पर दिन है और दक्षिणी ध्रुव पर क्या है? रात है। ठीक है। अब और 3 महीना आगे बढ़िए, सितंबर के बाद दिसंबर तक जाइए। दिसंबर तक हम जैसे जाते हैं तब जाके पृथ्वी का जो दक्षिणी गोलार्ध है वो सूर्य के तरफ आता है। दक्षिणी गोलार्ध दिसंबर में कहाँ हो जाता है? सूर्य के तरफ होता है। तब जाके दक्षिणी ध्रुव में दिन होता है और उत्तरी ध्रुव में रात होता है। यानी आप देखिए कि जून से लेकर सितंबर तक पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव है वो सूर्य के तरफ था। इस वजह से उत्तरी ध्रुव पर दिन था जून से लेकर सितंबर तक, और फिर सितंबर से लेकर दिसंबर में जाके पृथ्वी का जो दक्षिणी ध्रुव है वो सूर्य के तरफ आया। तब जाके दक्षिणी ध्रुव में दिन हुआ और उत्तरी ध्रुव में रात हुआ। यानी जून से लेके और दिसंबर तक महीना में उत्तरी ध्रुव में जो है दिन रहता है और दिसंबर में जाके दक्षिणी ध्रुव में दिन होता है और उत्तरी ध्रुव में रात होता है। तो इस वजह से कहा गया कि जून से लेके सितंबर तक 3 महीना, सितंबर से लेके दिसंबर तक 3 महीना, 3 6 महीना। इस वजह से कहा जाता है कि जो पृथ्वी का ध्रुव है वहाँ पर 6 महीना दिन और 6 महीना रात होता है। ठीक है।